सर आपके पास वापस लौटते हुए तस्वीर दिखाते हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, लोग समझ पाए। अच्छा देखिए, बड़ी डेलीगेशंस बैठ चुके हैं। हाँ। रूस के और यूक्रेन के डेलीगेशंस अब बैठ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनमें से पहचान भी पाएं कि कौन व्यक्ति कौन है। बहरहाल उम्मीद करनी चाहिए शायद यहाँ बेलारूस के राष्ट्रपति हों। एक चीज गौरव, सौरभ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। सौरभ इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब दूसरी मतलब वो आए मतलब एड्रेस करने के लिए या एज अ होस्ट। मेरे ख्याल में उनके जो डिफेंस या फॉरेन मिनिस्टर होंगे शायद वही बोलेंगे। और येरेसिंक को जो है वो या तो अपना बिल्कुल इस टाइम पे वो मिन्स्क में ही होंगे, और अगर मैं नहीं समझता वो मुनी साहब अगर हमारे साथ हैं, एसडी मुनी साहब। जी सर अब ये क्योंकि नेगोशिएशन स्टार्ट होने वाली हैं, तो आपसे समझना चाहते हैं ऐसे जंग के हालात में दो देशों के लोग बैठे हों तो क्या ये टॉक्स पहले से कुछ स्ट्रक्चर्ड होती है, कुछ एजेंडा होता है, या जो होता है वहां बैठ के ही होता है? नहीं, एजेंडा दोनों पार्टीज का अपना होगा, लेकिन एजेंडा का रुख क्या होगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर ग्राउंड रियलिटी में रूसी अपने आप को फंसा हुआ मानते हैं या यूक्रेनियंस ऐसा कहते हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं है, तो वो साइड यील्ड करेगी, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ज्यादा जरूरी हम सोचने के लिए ये है कि यूक्रेन में रूसी फौजों की क्या स्थिति है और यूक्रेन का जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ तक उनसे टक्कर ले सकता है, इस बात पे डिपेंड करेगा। नेगोशिएशंस में एजेंडा दोनों का है। मैंने आपसे पहले ही कहा रूस का एजेंडा बिल्कुल साफ है दो बातों पे, कि एक तो ये नेटो के पार्ट मेंबर नहीं हो सकते हैं, और दूसरा वहां रिजीम चेंज होना चाहिए। डी नाजीफिकेशन, अगर आपको याद हो तो पुतिन ने शुरू में ये कहा था, तो वो ये चाहते हैं, लेकिन वो संभव लग नहीं रहा है, क्योंकि जो वहां की सरकार है अभी यूक्रेन की, वो रेजिस्टेंस दे रही है, और इसीलिए क्या उसका कॉम्प्रोमाइज रूस मानेगा? कम से कम मिनिमम कंडीशन उनकी ये होगी कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर ना बनाया जाए और नाटो का सपोर्ट यूक्रेन को नहीं मिले रूस के खिलाफ। सर ये तो वो बात शुरुआत से कहते आ रहे थे कि आप ये बात लिख कर दे दीजिए हमको कि आप नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। रूस से पहले से कहता आ रहा था। नहीं तो उन्होंने नहीं लिख के दिया, इसीलिए तो लड़ाई शुरू की है। अब सर मेरा सवाल ये है कि चलिए ये तो हो गया वो मिनिमम जो कम से कम रूस चाहता है, लेकिन जो दूसरी बात आपने कही रिजीम चेंज की, उसी रिजीम के साथ वो हट जाए, ये बात उनको कैसे कन्वे की जाएगी? नहीं, ये उन्होंने इसकी संभावना ही नहीं की थी। उन्होंने सोचा था फौजें अपना हथियार डाल देगी और वो वहां पे रिजीम चेंज कर पाएंगे, जो नहीं कर पाए हैं। देखिए, आपको याद रखना चाहिए कि रूस के अंदर इस वॉर का बहुत ओपोजिशन शुरू हो रहा है धीरे धीरे, और पुतिन ये भी जानते हैं खाली सैंक्शन से उनको ज्यादा फर्क बेशक ना पड़े अभी फिलहाल, क्योंकि $600 बिलियन तक की फॉरेन एक्सचेंज लेके वो बैठे हुए हैं, लेकिन जो रूस के अंदर ओपोजिशन हो रहा है, बहुत सारे रूसियों के रिलेशंस यूक्रेन में रहते हैं और वो परेशान है कि ये लड़ाई क्यों हो रही है, और अगर लड़ाई और खींचेगी तो जो इंटरनल ओपोजिशन है वो भी बढ़ेगा, जिसको पुतिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पुतिन का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी है कि जो आने वाले इलेक्शंस में है उसमें पुतिन की शाख को और ज्यादा मजबूत किया जाए। तो ये सब बातें हैं जो इस डेलीगेशन के ऊपर हिंज करेगी, उसके ऊपर इंपैक्ट डालेगी। मुनी साहब, बहुत से लोगों का मानना, जैसे अभी आपने शायद उसी ओर इशारा किया, कि पुतिन का क्या भविष्य होगा यह भी बहुत कुछ निर्भर करता है इस युद्ध पर और इसके आउटकम पर। वो क्या चीज है जो पुतिन की साख को बरकरार रखेगी या बढ़ाएगी? क्या आउटकम होगा इस पूरे सिनेरियो का जो उनके लिए फेवरेबल हो? वही जो दो उन्होंने बड़े एजेंडा कहा है उसमें से उसको मनवा ले वो। अगर वो उसको मनवा ले तो पुतिन की साख बढ़ेगी। अगर वो यूक्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं तो पुतिन की साख बढ़ेगी। अगर वो यूक्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो पुतिन की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी घट जाएगी उनके अपने देश में। सहमत हैं आप जनरल साहब? बिल्कुल सहमत हूं मैं, पर मेरा सिर्फ इतना सा वो है मिस साहब कि अगर मान लो एक सिचुएशन आती है जैसे जो मैं सोचता हूं कि वो नाटो से मेंबर नहीं बने, जो न्यू नाजी जो आर्म्ड फोर्सेस में घुस गए हैं उनको डीमिलिटाइज करके वो कहीं ये रशियन फोर्सेस को हवाले कर दें और डॉनबास के एरिया को वो मान लें जैसे पुतिन ने कहा है, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जेलेंस्की पूरा का पूरा पलटा मार के प्रेसिडेंट रह के भी पुतिन की शायद शाख बच सकती है, क्योंकि फिर जेलेंस्की खुद
ये हो गए कि वो उनके पाले में आ गए। ऐसा यूरोप में होता नहीं है। हमारे यहाँ पार्टियां रोज रात को लोग बदल लेते हैं, लेकिन वहां ऐसा होता नहीं है। लेकिन जेलेंस्की अगर ये करते हैं तो शायद फिर भी वो बच सकते हैं जेलेंस्की, और ये समाधान निकल सकता है। कुछ न कुछ ऐसा ही उनको मेरे ख्याल में फील दिया जाएगा कि हम आपको बचाएंगे, आप दोबारा इलेक्शन लड़ लेना, कुछ ऐसा उसको लालच जरूर दिया जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं। मुनी साहब से इसी पर सवाल पूछते हैं। सर, आपको जो जनरल साहब इशारा कर रहे हैं, क्या राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग बनने की गुंजाइश बाकी है अभी? मुझे अभी इस हालात में नहीं लगता है। उससे ज्यादा जो मैं आपसे यही बार बार कहूंगा कि जो ग्राउंड रियलिटी है, किस तरह फोर्सेस का कंट्रोल है। देखिए, पुतिन ने जो अटैक किया था वो 3 तरफ से अटैक किया था और मैसिव अटैक था। उन्होंने उनके सारे जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश की, सारे एयरपोर्ट्स को क्रिपल कर दिया। इसलिए ये अटैक ऐसा था जिसमें वो चाहते थे कि पॉलिटिकली यूक्रेन की सरकार उनकी बात मान ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और यही उनकी सबसे बड़ी, वरना वो क्यों बात करते? शुरू में बात करने के लिए वो राजी नहीं थे, जैसा जनरल साहब ने भी कहा और लोग भी सभी ये समझते हैं। अब वो बात भी कर रहे हैं और उसमें क्या बात निकलेगी वो तो अभी डेलीगेशन की टॉक्स के बाद में पता लगेगा। लेकिन जहां तक उनकी जिद है, ये 2 मुद्दे बहुत बड़े हैं। हाँ, ये जरूरी है कि जो ईस्टर्न साइड के रिबेल प्रोविंसेस हैं उनको यूक्रेन का प्रेसिडेंट मान ले कि हाँ ये रूस के हो गए। ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा करने में पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन उस पे नेगोशिएशंस हो सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।